नमस्ते बच्चों। कल की वीडियो में जहां हम रुके थे वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं 5.3 पे। 5.3 पे देखिए कि इसमें इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं, हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो कोई लॉन्ग आंसर के हिसाब से हमें अपने को परेशान नहीं करना, हमें कंसेप्ट्स उठाने हैं। और वो कंसेप्ट्स हमें ठीक से पता होना चाहिए कि वो कंसेप्ट्स क्या हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है, या जो बातें लिखी हैं उनका क्या अर्थ है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ शब्द दिख रहे हैं, जैसे ये था ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। ये बताई गई थी कि इसमें अगर याद कीजिए कि उस समय भी समाज एक समान नहीं था। ये कैसे पता चल रहा है? ये हमें कुछ उनकी कहानियों से, जैसे लिखा है कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतीहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का भी उल्लेख मिल रहा है। यानी कि उस समय भी समाज एक जैसा नहीं था जैसा आज का समाज है। ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये शब्द आया गहपति। ये गहपति क्या है? तो ये गृहपति का एक पाली भाषा का रूप है। ठीक है। अब एक दूसरा शब्द आ सकता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, वो है जैसे वेल्लार। ये तमिल ग्रंथों में ये शब्द आ रहा है, तमिल संगम साहित्य में वेल्लार किसके लिए? बड़े जमींदारों के लिए। उल्लवर हलवाहा, हल चलाने वाला। अणिमई यानी जो दास थे। तो वो यही बता रहा है कि इस समय वर्गों में विभिन्नता थी, कोई भूमि का स्वामी है, कोई श्रमिक है, इत्यादि। ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस जैसे तैयार कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 38 नोट कर सकते हैं, जैसे नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ। अब आपको क्या करना है, शब्द आपको पता होना चाहिए। गृहपति का मतलब जमींदार, बड़ा जमींदार, भूमि का स्वामी, या घर का जो इंचार्ज है उसको भी गृहपति, उसको उस शब्द से भी कहा गया। ये बॉक्स में देखिए, गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। ठीक है। और यही शब्द कई बार जमींदारों के लिए भी यूज हुआ है। अब ऐसे ही दूसरा शब्द हम ले सकते हैं वेल्लार, उल्लवर, अणिमई। तो एक क्वेश्चन ऐसे बना के अपने इस कंसेप्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो अच्छा, अब आगे जो हम चलते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से अगले पेज पे हम चलते हैं, पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 बेसिकली भूमि दान से संबंधित है। जो भूमि दान के इस समय आप लिखा है कि ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमि दान के प्रमाण मिल रहे हैं। जो हमारी जो अर्ली सेंचुरीज ऑफ द BCE, वहां से हमें ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि लोग भूमि दान करते थे। राजा लोग, सेठ साहूकार जिनके पास संपत्ति थी, वो भूमि दान करते थे। तो ये पैराग्राफ उसी से कंसर्न्ड है। हमें क्या सोचना है, हमारा कंसेप्ट कहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि ये अभिलेख ताम्रपत्रों पे अधिकतर मिलते थे। ताम्रपत्र पे लिखे हुए जो भूमि इसको दान की गई। ठीक है। आप ये ऐसे मान के चल सकते हैं जैसे जमीन के कागजात होते हैं ना, कि ये इससे जमीन खरीदी गई और इसने जमीन खरीद ली, एक ने बेची, एक ने खरीद ली। तो उसी तरह से ये जो दान की गई होती थी तो ताम्रपत्रों पर अधिकतर ही होते थे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस पे ये आ सकता है कि किस पे अधिकतर मिले हैं, पर हमेशा नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ओनली ऑन कॉपर प्लेट्स। ये कह रहे हैं पत्थरों पर भी पाए गए हैं, पर अधिकांश ताम्रपत्रों पे थे। तो ये अब तैयार कर लीजिए, आप अपने हिसाब से अंडरलाइन कर लीजिए। हर पैराग्राफ में हर चीज को हम क्वेश्चन आंसर ना बनाएं, हम कुछ अपने आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक मेन चीज जो इसमें है कि किसको दी जाती थी, तो धार्मिक संस्थाएं या ब्राह्मणों को अधिकतर, साधारणतः तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दी जाती थी। ये हमारे नोट करने की चीज है। फिर हमारी नोट करने की क्या चीज है कि ये अधिकांश किसमें होते थे, तो संस्कृत भाषा में। और 7वीं शताब्दी के बाद ये हमें कुछ तमिल और तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में भी दक्षिण भारत में मिले। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में आपको सिर्फ ये याद करना है कि अभिलेख ताम्रपत्रों पे होते थे अधिकांश, कई बार पत्थरों पर भी। अधिकतर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाते थे। अधिकतर अभिलेख संस्कृत में है, परंतु 7वीं शताब्दी के बाद हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में तमिल और तेलुगु भाषा में भी मिले हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला पैराग्राफ हमारा प्रभावती गुप्त के बारे में कर रहा है, वही दान से संबंधित।
अभी इसी चैप्टर में आपने आगे देखा हुआ है कि एक हमारा अभिलेख वो है, अनुच्छेद है जो दंगुन गांव प्रभावती गुप्त दान देती हैं। तो ये वही आपका प्रभावती गुप्त के बारे में है कि प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है। और उनका विवाह वाकटक, हमने कल जो मानचित्र किया था उसमें एक वाकटक वंश का भी जिक्र किया था जो हम मध्य प्रदेश में दिखाएंगे। तो वहां पे उनका विवाह हुआ था और वो संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उन्होंने दान भी किया था। ये पैराग्राफ इसी से कंसर्न है कि शायद वो रानी थी इसलिए वो दान कर पाई थी। अगेन हम ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से देख रहे हैं, हमें क्या पता होना चाहिए? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, वाकटक फैमिली में उनकी शादी हुई है और वो दान भी देती थी, ठीक है। अब इसके आगे इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है, मैं और बढ़ती जाती हूँ। और ये देखिए, ये आपका स्रोत 8 ये वाला पैराग्राफ आ गया जो अनुच्छेद हमारा अक्सर आता है। तो जो हम अनुच्छेद की तैयारी करेंगे तो अलग अलग अनुच्छेदों की तैयारी करेंगे तो इसको भी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं है ज्यादातर। पेज 42 पे देखिए, हमारा जो ये वाला पैराग्राफ आपका आता है, पैराग्राफ नंबर 6.2, इसमें 2-3 बातें हैं जो हम नोट कर सकते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो हमें पुरातत्व लोगों को खुदाई में जो कुछ मिलता है तो क्या मिलता है? तो यहाँ पे है एक शब्द आ रहा है, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, ठीक है, जिसको हम ग्रे वेयर पॉटरी इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये एक तरह की पॉटरी है जो अमीर लोग यूज करते थे। सोने, चांदी, कांस, तांबी ये पदार्थों से बने होते थे और अधिकतर इसके कटोरे और थालियां मिली हैं। ये हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कब की हैं। एक और जो हमारा आता है यहाँ पे इस पैराग्राफ से अगले में, दानात्मक अभिलेख, ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जो दान किए गई चीजें थी वहां दाता के नाम के साथ साथ उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता था। दानात्मक अभिलेख हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो कुछ लोगों ने जो चीजें दान की हुई हैं, जैसे कि ये हमारा चित्र आ रहा है, इसमें देखिए एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। ये एक मूर्ति थी जो मथुरा से मिली है, टूटा हुआ भाग है। तो ये मूर्ति प्राकृत भाषा में अभिलेख है। तो इस तरह के जो ध्यान से देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है, ये अभिलेख है। जो मूर्तियां तो बनी हुई है, यहाँ नीचे भी देखिए इसमें अभिलेख है, ठीक है। तो अगर हम कुछ क्वेश्चंस तैयार करें तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था। अब आप देखो, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। उसका किस वंश में, उनका विवाह किस वंश में हुआ था? दानात्मक अभिलेख का क्या अर्थ है? और एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बड़ा छोटा सा शब्द है श्रेणी। ये हमारे छोटे क्वेश्चंस में भी आता है और हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए, आपको अगले पैराग्राफ में इसका उत्तर मिल रहा है। ये मैप तो हम कल डिस्कस कर चुके थे और इसके बाद ये देखिए आपका श्रेणी शब्द आ रहा है। श्रेणी जैसे आज की भाषा में आप कह सकते हैं ट्रेडर्स एसोसिएशन या फार्मर्स एसोसिएशन या कि कोई भी जो हमारे ग्रुप्स बनते हैं व्यापारियों के। ये देखिए, कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा गया है। ये क्या करती थी? ये संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेचती थी। और ये एक तरह के समझ लीजिए, जैसे आजकल हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की, तो ये लोग क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करते थे कि ये सामान इसी कच्चे माल का बनेगा, उसका वो रेट भी तय करते थे ताकि सामान की क्वालिटी में फर्क नहीं आए। और इसके हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सिक्कों वाला हमारा आता है। यहाँ पर आहत सिक्के, ये आपको पता होना चाहिए। आहत मतलब पंच मार्क्ड कॉइन्स, चांदी और तांबे के आहत सिक्के मिलेंगे। कहाँ कब मिले हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए। आहत सिक्के क्या थे? फिर आपको इसमें इसी पैराग्राफ में मिल रहा है सोने के सिक्के मिले हैं। सबसे पहले कहाँ मिले थे, किसने जारी किए थे, और इनका वजन और आकार किनसे मिलता था?
ठीक है। और कृष्णमार्जित तो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप देखिए, मैंने आपको आहत सिक्के दिखा दिया कहाँ पे है। अच्छा, फिर आप देखिए अगले पैराग्राफ में आइए और उसके नीचे वाले पैराग्राफ में सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप में चीज ऑप्शंस में आ सकती है, कुषाण ने, गुप्त ने, मौर्य ने, किसने। तो हमें पक्का पता होना चाहिए कि कुषाण राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हैं। टाइम क्या है, बहुत इजी डेट है याद करनी। डेट क्या है, आप सेंचुरी है पूरी, प्रथम शताब्दी आप कह सकते हैं। और ये कैसे सिक्के थे, इनका आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल समान था, क्योंकि ये लोग वहीं से इन्फ्लुएंस थे, ये इंडो ग्रीक्स थे, ठीक है। तो ये वहां से जो उनका एक कंसेप्ट था सिक्कों का, वो सिक्के इन्होंने यहाँ पे जारी किए थे, सोने के सिक्के शुरू में। तो इसमें तो अब ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम अब यहीं पे खत्म करते हैं। अगली बार मैं आपसे अगले चैप्टर के साथ मिलती हूँ, ठीक है।